सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, ए लाइफ साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो बहुत कॉमनेस डिजॉर्डर्स चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है, एडल्ट में कम होता है। हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस किसको बोलते हैं? हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, सिफेलस का मतलब होता है हेड, यानी हेड में जब वाटर का लेवल जब जरूरत से ज़्यादा हो जाता है उसी को बोलते हैं हाइड्रोसिफेलस। अब ये वाटर ज़्यादा से होने का मतलब क्या होती है, पूरी कहानी हम लोग बात करते हैं वन करके। देखिए, हम जानते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को वह एक प्रोटेक्शन करने के लिए शॉक ऑब्जर्वर के रूप में सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होती है। यह फ्लूइड जो होती है जिसको CSF कहते हैं, और CSF जो होती है वह ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक, यह ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करता है, प्रोटेक्शन करती है। क्या प्रोटेक्शन करती है? बाहर के फ्रिक्शन, प्रेशर प्लस अदर किसी कंडीशन से बचाने का काम करती है। तो वन बाय वन करके बात करते हैं कि आखिर इसमें डिजॉर्डर क्या होती है। देखिए, सबसे पहली बात है कि ब्रेन में जो ये फोर ब्रेन में होती क्या, ये यहाँ पर होती है लेटरल वेंट्रिकल होती है। इसी लेटरल वेंट्रिकल में एक राइट लेटरल वेंट्रिकल, लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल, यहाँ से लेटरल वेंट्रिकल से निकलता है, यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल निकलती है। यहाँ पर फोराम में मेंडो के बाद यहाँ से निकलती है थर्ड वेंट्रिकल निकलती है, और थर्ड वेंट्रिकल के बाद क्या होती है, यहाँ पर एक बनती है, यहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल बनती है। फोराम में लस्का के बाद बनता है फोर्थ वेंट्रिकल, और फिर यहाँ से बनता है डक्ट ऑफ सिविलस के बाद, डक्ट सिल्वस के बाद जो होती है एक एक्विडक्ट बोलते हैं। यहाँ से ये जो डक्ट होती है ये बन जाता है क्या, एरिकनॉइड चेंबर में चला जाता है। एरिकनॉइड चेंबर जो होती है, एरिकनॉइड लेयर बोलते हैं, जो मेनिंजेस का लेयर होता है उसको बोलते हैं एरिकनॉइड लेयर, जो कि पूरे ब्रेन को कवर करता है। ये अब ब्रेन को कवर करने के बाद जो होता है ये जो एरिकनॉइड लेयर, ये पूरे मेनिंजेस लेयर बन करके और फिर जो होती है ये चला जाता है कहाँ पे, नीचे चला जाता है। फिर कहाँ पे, स्पाइनल कॉर्ड के नीचे चला जाता है। देखिए, ये जो होती है इसमें टू डायमेंशन फिगर में बनता है। अब यहाँ पे ब्रेन होती है, यहाँ ब्रेन है, यहाँ पर ये ब्रेन का एरिया होती है। ये जो एरिया होती है जिसको हम लोग एरिकनॉइड स्पेस कहते हैं, देखिए एरिकनॉइड स्पेस बोलते हैं। तो होता क्या है कि देखिए, यहाँ से थर्ड जो लेटरल वेंट्रिकल है, यहाँ से हर एक मिनट में 0.5 ml CSF बनता है। यहाँ पे होता क्या है, ये लेटरल वेंट्रिकल में होती है कुछ नर्व ब्लड वेसल्स का प्लेक्सस होता है, इसको कोरोइड प्लेक्सस बोलते हैं। तो कोरोइड प्लेक्सस जो होती है एवरी मिनट में 0.5 ml CSF बनाती है। देखिएगा, CSF जो होती है ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होती है। ये फ्लूइड जो यहाँ से बनने के बाद यहाँ से चलाती है थर्ड वेंट्रिकल में आ जाती है, और थर्ड वेंट्रिकल में कुछ ना कुछ CSF बनाती है। सबसे ज्यादा बनाता है लेटरल वेंट्रिकल, और उसके बाद बनाता है आपको थर्ड वेंट्रिकल। ये थर्ड वेंट्रिकल है। थर्ड वेंट्रिकल के बाद फोर्थ वेंट्रिकल में चला आता है ये, और इसके बाद होता है एक्विडक्ट के बाद ये जो CSF होती है चला जाता है कहाँ पे, एरिकनॉइड लेयर में चला जाता है। ये एरिकनॉइड लेयर में जाकर के यहाँ पर छोटी छोटी भिलाई होती है। देखिए, इसमें छोटा छोटा भिलाई होता है। ये भिलाई क्या करता है कि इस CSF को फिर ऑब्जर्व करता है, तो बनते भी रहता है, जितना बनता है उतना क्या करता है, ये ऑब्जर्व करते रहता है। तो जो इसलिए 24 घंटा में लगभग जो होती है ये 700 ml जो CSF 24 घंटा बनता है। ये पूरे CSF जो होती है ब्रेन से लेकर स्पाइनल कॉर्ड तक 150 ml हर समय रहता है। बड़ी गौर समझिए इस बात को। CSF में ट्रेस अमाउंट में प्रोटीन होती है, लगभग 40 से 60 मिलीग्राम तक ग्लूकोज होता है। बाकी इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, वाटर है, और ट्रेस अमाउंट में WBC होता है। बाकी इसमें कुछ नहीं होता है। इसका काम क्या है, तो काम क्या है, इसका बनता है यहाँ से। अब बनने के बाद ये जो होती है इसको ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड रहता है, इसके वेट को हल्का कर देता है। वेट नॉर्मल में जो ब्रेन का वेट होता है लगभग 1.5 किलो के लगभग होती है, लेकिन CSF की वजह से इसका जो वेट होता है ना, ऐसा लगता है कि 50 ग्राम का वेट हो जाता है। यानी कि वेट को कम कर देता है। चोट लगने पर क्या करता है, बायोंसी फोर्स का मेंटेन करता है, ये प्रेशर को रोकता है, फ्रिक्शन को रोकता है, टेम्परेचर को प्रिवेंट करता है, प्लस साथ साथ जो बॉडी, जैसे बॉडी को मूव करा रहे से तो इतना जो है ना वर्टिब्रा से डैमेज हो सकती थी ना, इससे प्रिवेंट करता है। प्लस कुछ मेटाबॉलिक फंक्शन को मेंटेन करता है, और अंदर से वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव करता है। टोटल फंक्शन CSF का यही होती है। अब बात करते हैं कि हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है। तो हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है कि CSF का अमाउंट बढ़ जाता है। अब इस CSF का अमाउंट बढ़ता कैसे है, देखिए CSF का अमाउंट 3 वजह से बढ़ सकता है। पहला, या तो यहाँ से सिक्रीशन ज्यादा होगा, फॉर्मेशन ऑफ CSF इंक्रीज, पहला कंडीशन। दूसरा क्या कहता है, जो रास्ता जो हो सकता है ब्लॉक हो, इस रास्ता ब्लॉक जो बन रहा है वो अंदर में। तीसरा कंडीशन ये बोल रहा है कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन कम हो रही है। 3 बातें फिर से समझिएगा, हो सकता है कि रास्ता भी सही है, ऑब्जर्वेशन सही है, लेकिन फॉर्मेशन ज्यादा हो रही है।
दूसरा बोल रहा है कि फॉर्मेशन नॉर्मल है लेकिन रास्ता बंद है। तीसरा क्या बोल रहा है कि यहाँ पे फॉर्मेशन भी सही है, रास्ता भी सही है, लेकिन यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन कम होता है। तो 3 कंडीशन से हाइड्रोसिफेलस का चांसेस बनता है। देखिए अब इस तरह से क्या होता है कि रास्ता के अनुसार से, यानी कि रास्ता के एक्विडक्ट के अनुसार से ये जो हाइड्रोसिफेलस को 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक बोलते हैं कम्युनिकेबल हाइड्रोसिफेलस और दूसरा बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल हाइड्रोसिफेलस। देखिए कम्युनिकेबल हाइड्रोसिफेलस किसको बोलते हैं? कम्युनिकेबल का मतलब होता है कि रास्ता ये ओपन है, रास्ता ओपन है फिर भी ये हाइड्रोसिफेलस है। इसका मतलब क्या होगा? 2 बातें, फॉर्मेशन ज्यादा होगा या रिजर्वेशन कम होगी। किसमें? कम्युनिकेबल हाइड्रोसिफेलस में। और नॉन कम्युनिकेबल में क्या होती है कि यहाँ रास्ता पर बंद है, एक्विडक्ट बंद है, सीएसएफ अगर नॉर्मल भी बनेगा ना तो भी इसका अमाउंट क्या होगा? डिपोजिट होते चला जाता है। तो इस तरह से 2 वेरायटी का होगा। कौन कौन सा? कम्युनिकेबल हाइड्रोसिफेलस, नॉन कम्युनिकेबल हाइड्रोसिफेलस। तो कम्युनिकेबल हाइड्रोसिफेलस में क्या होती है कि एक्विडक्ट जो क्या होती है खुली रहती है और यहाँ से सीएसएफ या तो ज्यादा बनेगा या रीअब्जॉर्प्शन कम होता है। इस कंडीशन में हाइड्रोसिफेलस हो सकता है। दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल क्या होती है कि रास्ता ब्लॉक होता है, एक्विडक्ट बंद होती है और उसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोसिफेलस हो सकती है। अब यहाँ तो समझ में आ गया हमें इसके टाइप के बारे में। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आखिर ये हो क्यों जाता है, सीएसएफ का अमाउंट बढ़ता क्यों है। तो सबसे ज्यादा कारण इसका कंजेनाइटल होता है। देखिए तो पहला क्वेश्चन चलते हैं कंजेनाइटल। कंजेनाइटल में इसका कारण क्या होता है? सबसे पहला देखिएगा, कंजेनाइटल में भी सबसे पहला है इसका नॉन कम्युनिकेबल डिजॉर्डर्स। नॉन कम्युनिकेबल का मतलब कि जो बना जरूर ब्रेन लेकिन ये दिक्कत हो जाती है। देखिए तो इसमें सबसे पहला डिजॉर्डर जो होती है कंजेनाइटल में एर्नॉल्ड चैरी सिंड्रोम। एर्नॉल्ड चैरी सिंड्रोम, एर्नॉल्ड चैरी सिंड्रोम किसको बोलते हैं? एर्नॉल्ड चैरी सिंड्रोम, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इससे। इसमें होता क्या है कि जो फोरामन मैग्नम होती है, यहाँ पर जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो होती है ना, जहाँ पे नीचे आती है ना, यहाँ पर फोरामन मैग्नम होती है। फोरामन मैग्नम जो होती है वो क्या होती है? स्कल का एक कैनाल होता है, फोरामन मैग्नम। तो फोरामन मैग्नम में क्या होता है कि ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम दोनों क्या होता है? हर्निएट कर जाता है। इसमें क्या होता है? अंदर चला जाता है, प्रोट्यूस कर जाता है। तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? अर्नोल्ड चेरी सिंड्रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग कि सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम जो होता है हर्निएट कर जाता है। दूसरे नंबर पे होता है डैंडी वाल्कर सिंड्रोम। डैंडी वाल्कर सिंड्रोम क्या होती है कि वेंट्रिकल में ही कहीं ना कहीं छोटा सा मास बन जाता है, सिस्टिक मास जो होता है डेवलप हो जाती है, इसको बोलते हैं डैंडी वाल्कर सिंड्रोम। तो ये दोनों कंडीशन में क्या होता है कि रास्ता ब्लॉक हो जाती है, याद रखिए इसमें। तीसरी नंबर पे क्या होता है कि डेवलप ही नहीं होती है, माल डेवलपमेंट ऑफ वेंट्रिकल एक्विडक्ट। एक्विडक्ट अगर नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में क्या हो सकती है? रास्ता ब्लॉक हो जाती है। तो ये जो 3 कारण देख रहे हैं इसमें, ये बहुत बड़ा कॉज होती है कंजेनाइटल में, जिसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल हाइड्रोसिफेलस डेवलप कर जाता है। अब इसके बाद अगला कहानी देखिए, रूबेला सिंड्रोम। रूबेला का इन्फेक्शन होने का कारण क्या होती है कि वेंट्रिकल जो होता है प्रॉपर्ली नहीं बन पाती है, या हो सकता है कि यह सीएसएफ के सिंथेसिस को भी क्या कर सकती है? वो बढ़ा सकता है। तो ये ज़्यादा मिलता है। दूसरा अगला डिजॉर्डर क्या होती है कि इंट्राउटाइन लाइफ में अगर कोई दूसरा इन्फेक्शन और हो जाता है, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा का इन्फेक्शन हो गया, हर्पिस का इन्फेक्शन हो गया, तो उस सब कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट आता है सिफिलिस का इन्फेक्शन, इसकी वजह से भी ऐसा कंडीशन डेवलप हो सकता है हाइड्रोसिफेलस का। नेक्स्ट कारण जो होता है इसमें कि अगर सपोज प्री टर्म डिलीवरी हो गई, प्री टर्म डिलीवरी के केस में भी कभी कभी ऐसा होता है कि प्री टर्म डिलीवरी में क्या होती है, प्रॉपर डेवलप नहीं होती है उस कंडीशन में, अब प्रॉपर रीअब्जॉर्प्शन पावर नहीं हो पाती सही ढंग से, ऐसा कंडीशन होता है। बहुत अगला कंडीशन हो सकती है कि मदर में सपोज कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर गया हो, जैसे प्रीक्लेम्सिया हो चुका है मदर को, या डायबिटी मेलाइटस है, जेस्टेशनल डायबिटी मेलाइटस है, जेस्टेशनल जॉन्डिस है, जेस्टेशनल एनीमिया है। तो ये सब केस में कभी कभी होती है क्या कि मैटरनल में फिटस में यहाँ पर जो हाइड्रोसिफेलस डेवलप कर जाता है। तो ये सब कुछ अच्छा कुछ कॉज होता है, जैसे कि ब्लड ग्रुप RH निगेटिव कंडीशन में, या एक कंडीशन देखिए हाइड्रोप्स फिटालिस। हाइड्रोप्स फिटालिस जो होती है जिसमें कि थैलेसीमिया जो होती है, थैलेसीमिक डिजॉर्डर होने के कारण जो होती है हाइड्रोसिफेलस बन जाता है। उसको उसको नाम भी उसका हाइड्रोप्स फिटालिस भी बोलते हैं उसको। तो कंजेनाइटल कॉज में ये सब आपको जो है ना मिलेगा, जिस कॉज के कारण डेवलप हो जाता है। कुछ कॉज कंजेनाइटल में होता है क्रोमोसोमल डिजॉर्डर, जैसे डाउन सिंड्रोम हुआ, पटाउ सिंड्रोम हुआ, 18 क्रोमोसोम नंबर एक ट्राइसोमी होने से होता है, और डाउन सिंड्रोम जो होता है 21वां नंबर क्रोमोसोम के ट्राइसोमी से होता है। तो ये सभी कभी कभी यहाँ पर हाइड्रोसिफेलस प्रोड्यूस कर देता है। देखिए ये सब जो कॉज देखे कंजेनाइटल में, ये सब बड़ा मेजर कॉज आता है। देख आता है फिर अब एक्वायर्ड में, जन्म लेने के बाद कैसे हो जाता है। देखिए जन्म लेने के बाद या तो मेनिंजाइटिस हो जाता है। अगला कॉज क्या होता है? एक्वायर्ड कॉजेज। एक्वायर्ड में क्या हो गया? मेनिंजाइटिस। दूसरा होता है इंसेफेलाइटिस, ठीक है। तीसरे नंबर पे होता है हेड इंजुरी।
तो ये सब जो कॉज होता है, इसके कारण जो होता है आपको ये हाइड्रोसिफेलस के चांसेस बनते हैं। ऐसा क्यों होता है? इन्फेक्शन होने के कारण क्या होती है कि एक्जुडेशन होता है। इन्फेक्शन होने के कारण क्या होती है, यहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन जो होती है हाइड्रोसिफेलस का, सॉरी जो CSF का, ये प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो ये सब कुछ ऐसे कॉज होते हैं जिसके कारण जो होता है हाइड्रोसिफेलस बन जाता है। तो ये था मेरा कॉज ऑफ हाइड्रोसिफेलस। अब जो बात करते हैं हम लोग कि कॉज तो हम लोग देख लिए, अब हम लोग चलते हैं सिम्टम पे। देखिए दो तरह का यहाँ पे देख रहे हैं, एक हम लोग देख रहे हैं कम्युनिकेबल वाला देख रहे हैं, एक देख रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल। देखिए सबसे ज़्यादा डिजॉर्डर जो होती है कम्युनिकेबल वाला में होता है। क्या दिक्कत होती है? देखिए कम्युनिकेबल वाला में क्या है कि ये एक तो यहाँ पे फ्लूइड ज़्यादा बन रही है, ये भी रास्ता खुला हुआ है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ भी प्रेशर बढ़ रहा है, यहाँ भी प्रेशर बढ़ रही है। तो ब्रेन में दोनों तरफ से प्रेशर बनता है, इधर से भी प्रेशर बन रही है, इधर से भी प्रेशर बन रही है। तो दोनों तरफ से प्रेशर बनने के कारण क्या होता है कि ब्रेन का कंप्रेशन होती है, कई तरह का ऐसे सिम्टम डेवलप हो जाती है। याद रखिए। अच्छा, नॉन कम्युनिकेबल में क्या होती है कि नॉन कम्युनिकेबल में क्या है कि रास्ता तो बंद हो गया, तो सिर्फ अंदर से प्रेशर बनती है, डेवलप होती है उसमें। तो इसमें ज़्यादातर पहला सिम्टम क्या होता है इसमें कि जो फीटस का हेड है ना वो बड़ा हो जाता है, यानी आप फोर हेड जो होती है ये आगे की तरफ रहता है, ज़्यादा झुका हुआ। सूचर ज्वाइंट जो होती है बीच में, वहाँ पर टच करके देखिएगा तब पालपेट करते रहता है, वहाँ पर बहुत अच्छी से लगता है जो यहाँ पे कोई बोन ही नहीं है। तो ये भी आपको दिखाई देता है। इसके बाद जो बच्चा होता है वो इरिटेबल ज़्यादा होता है, फीटस में ज़्यादा इस आपको सिम्टम मिलेगा। फीटस इरिटेबल ज़्यादा होता है इसमें। उसके बाद उसका आई जो होता है वो नीचे की तरफ झुका रहता है, यानी कि उसका कॉर्निया अंदर धंस जाता है नीचे की तरफ। इसको हम लोग सनसेट साइन कहते हैं, याद रखिएगा। तो ऐसा भी कंडीशन जो होता है बच्चों में मिलेगा। तो इरिटेबल ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या होगा, रेस्टलेसनेस मिलेगी बच्चा में, जो उसका मसल्स में कभी स्टिफनेस आएगी तो कभी उसमें लूजनेस हो जाती है मसल्स में। इसके बाद जो रिफ्यूजल ऑफ मिल्क, उसके बाद वो खाना नहीं खा पाएगा, सही ढंग से खा पाता है। बॉडी में झटका जैसा सिम्टम आते रहेगा, नहीं सीजर का भी सिम्टम आ सकता है बच्चों में। तो जनरली ये सब सिम्टम आपको ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट जो आती है एडल्ट में। एडल्ट में सिम्टम क्या होगी कि उसमें भी क्या होगा कि उसमें आपका फोटोफोबिया डेवलप होगी, फोनोफोबिया होगा, प्लस सीवियर हेडेक होगा, बट उसमें वर्टिगो होगा उसमें एडल्टहुड में देखेंगे तो। और उसके बाद इस और जो सिम्टम होगी जैसे कि अगर फीवर भी आ सकता है, जो तो आया ना, जैसे मेनिंजाइटिस होगा, इंसेफ्लाइटिस होगा तो फीवर तो आएगा ही। रेस्पिरेटरी डिस्टर्बेंस होगी, रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी, इनवॉलंटरी यूरिनेशन, इनवॉलंटरी स्टूल, ये सब जो प्रॉब्लम जो होता है वह एडल्ट में मिलता है। तो बॉवेल वगैरह में दिक्कत आ सकती है। उसके बाद क्या होगी कि मसल्स, इसमें भी क्या होता है कि जर्की मूवमेंट हो सकती है, सीजर इसमें भी हो सकता है, ज्वाइंट स्टिफनेस इसमें भी आ सकती है। तो ये सब जो है ना आपको प्रॉब्लम जो होता है एडल्ट में जनरली मिलता है। नेक्स्ट जो बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, देखिए एक्यूट कॉम्प्लिकेशन यही होती है इसमें कि कंप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, पेशेंट बेचैन ज़्यादा होती है, इसमें रेस्टलेसनेस होता है, पेशेंट सीजर में चला जाएगा, सीजर होगा पेशेंट के साथ, कोमा में भी जा सकता है पेशेंट। जो इसका डिलेड कॉम्प्लिकेशन ये होता है कि ब्रेन का डेवलपमेंट कम होता है, बहुत सारे न्यूरॉन डेथ भी कर जाते हैं इस केस में, है ना। उसके बाद क्या हो सकता है, बॉडी ग्रोथ रिटार्ड हो सकती है इसमें, कई साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर्स मिल सकते हैं इसमें। तो ये सब डिलेड कॉम्प्लिकेशन में ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट आते हैं इन्वेस्टिगेशन। देखिए इसके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टिगेशन क्या है, CT स्कैन कराइए या MRI ऑफ ब्रेन कराइए। MRI कराइएगा तो और अच्छा रिपोर्ट मिलती है इसमें। देखिए CT स्कैन इसलिए बोलते हैं कि बच्चा जब रेस्टलेस रहता है, रेस्टलेस, तो उस केस में आप MRI नहीं करा सकते हैं। MRI जब भी कराते हैं तो स्टेबल कंडीशन में कराते हैं, इसलिए हम लोग इसमें जो होती है जनरली क्या करते हैं कि CT स्कैन करा करके लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट जो होता है इसमें हम लोग कोई अगर इन्फेक्शन वगैरह है या कुछ भी है तो CSF का एग्जामिनेशन करते हैं। CSF को क्या करते हैं, लंबर से हम लोग ड्रेन करते हैं, लंबर जो एरिया होती है लंबर वर्टिब्रा, वहाँ से ड्रेन करके और CSF का 3 एग्जामिनेशन करते हैं। देखिए 3 तरह का एग्जामिनेशन करते हैं CSF का। एक CSF का एग्जामिनेशन कर लेते हैं हम लोग बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन। बैक्टीरियोलॉजिकल में क्या करते हैं, ग्राम स्टेन कर लेते हैं, ग्राम स्टेन कर करके और जेडन स्टेन कर करके देख लेते हैं कोई ऐसा तो नहीं कोई इन्फेक्शन वगैरह अंदर में। दूसरा हम लोग कल्चर भी करा के देख लेते हैं। और तीसरा इसके सबसे इंपॉर्टेंट होता है रूटीन एग्जामिनेशन। रूटीन एग्जामिनेशन से ये पता चलता है कि आखिर CSF जो बढ़ा है उसका क्या और रीजन हो सकता है। तो ये भी आइडिया लग जाता है कोई इन्फेक्शन वगैरह है अगर बाय द वे, तो इससे हम लोग को पता लग जाता है इसमें। तो ये भी जो होता है वो CSF बढ़ने का कारण बनता है। नेक्स्ट जो आता है मान ली हेमरेज वगैरह है तो CSF का कलर रेड हो जाता है इसमें। अगर कहीं इन्फेक्शन है इसमें बाय द वे तो हो सकता है पस सेल मिलेगा इसके अंदर,
वायरस इन्फेक्शन है तो लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ मिलता है इसमें, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो इसिनोफिल बढ़ा हुआ मिलता है ना, और प्लस शुगर इसमें घट जाता है, प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है। तो इसे इन्फेक्शन की पहचान है इसमें। तो इस तरह से CSF का एग्जामिनेशन करके हम लोग देख लेते हैं। बाकी जो अब आते हैं बात इसमें मैनेजमेंट में, देखिए सबसे पहला मैनेजमेंट तो यह होता है इसमें कि सर्जिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं, कुछ मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं कि इसमें हम लोग वेंटिकुलर पेरिटोनियम शंट लगा देते हैं, है ना। शंट में क्या करते हैं हम लोग, जो वेंटिकल से एक जो क्या करते हैं कि वो ट्यूब निकाल करके डायरेक्ट पेरिटोनियम में हम लोग क्या करते हैं, डाल देते हैं। देखिए पेरिटोनियम में क्यों डाल देते हैं कि इसका प्रेशर और पेरिटोनियम का प्रेशर, दोनों का प्रेशर इक्वल होता है। अगर यहाँ पे फ्लूइड का अमाउंट बढ़ेगा ना तो वहाँ पे पेरिटोनियम क्या करेगा, खींच लेगा उसको। इसीलिए क्या करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, वो स्किन के अंदर यहाँ से लेकर के ऐसे होते हुए स्किन के अंदर पेरिटोनियम में उसको क्या करते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। तो एक सबसे अच्छा मैनेजमेंट यही होता है इसके कि वेंटिकल से लेकर के पेरिटोनियम में शंट डाल देते हैं उसमें। और क्या होता है कि जो वेंटिकल के प्रेशर को क्या करता है, मेंटेन करता है। एक्स्ट्रा फ्लूइड को क्या करता है, वो पेरिटोनियम में क्या करता है, उसको रीअब्जॉर्ब कराते रहता है। तो एक पहला फंक्शन ये करते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि CSF को ड्रेन कर सकते हैं। CSF को ड्रेन करने से इंट्राक्रैनियल प्रेशर क्या होती है, बच जाती है, उसमें रुक जाती है। और प्लस अगर बाद में यहाँ पर अगर यहाँ पर रास्ता अगर ब्लॉकेज है तो फिर इंडोस्कोपी से वेंटिकल को क्या करते हैं हम लोग, ओपन कर करके उसको रास्ता को क्या करते हैं, जो डक्ट होती है उसको क्या करते हैं, ओपन कर देते हैं। बाकी जो होता है एक्स्ट्रा वाटर का अगर ऑब्जर्प्शन हो रही है, वाटर अगर बढ़ी हुई है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डायूरेटिक दे करके क्या करते हैं, यूरिन से फिर क्या करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं। यही मैनेजमेंट होती है इसमें। बाकी अगर IV इन्फ्यूजन है तो तभी दे सकते हैं हम लोग। ज़्यादा IV इन्फ्यूजन करेंगे तो उसके इसमें क्या हो सकती है, हाइड्रोसिफिलिस ज़्यादा हो सकती है। तो इस तरह से क्या हो सकती है, हम लोग मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं इसमें हम लोग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। जैसे हम लोग नक्स मॉक्स है, एगेरिकस है, जलसेमियम है, एपिसमेल है, लाइकोपोडियम है, नेट्राम्यूर है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा कंडीशन होती है ना उसके अनुसार इसमें मेडिसिन की जाती है। देखिए ये है हाइड्रोसिफेलस, और हाइड्रोसिफेलस में आपको बताते हैं कि ज़्यादातर पेशेंट जो होती है इसमें बच्चा ज़्यादा मिलता है, इसमें एडल्ट कम मिलता है। एडल्ट का जो होता है रिकवरी भी ठीक ठाक हो जाती है, उपाय हो जाता है। बच्चों में दिक्कत ज़्यादा कब होती है, जो सूचर जो है ज़्यादा जो ओपन हो जाती है ना, तब उस सब केस में ज़्यादा दिक्कत होने की चांस ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अगर सही ढंग से ट्रीटमेंट की जाए इसको तो ट्रीटमेंट हो जाता है। हर वे से ट्रीटमेंट होती है, हर पैथोलॉजी की ट्रीटमेंट आसानी से हो जाती है। तो ये था आपका हाइड्रोसिफेलस। बाकी बातें चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।